लीजिए। पूरक पूछ रहा हूं महोदय। श्री संजय कुमार तिवारी महोदय। नहीं, श्री संदीप सौरभ जी पूरक पूछ रहा हूं। जी पूरक। ये मैंने मांग की थी स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल यानी जो पारामेडिकल काउंसिल है बिहार का, उसको गठन करने की मांग कई वर्षों से देश के बाकी राज्यों में, बिहार को छोड़ के बाकी सारे राज्यों में ये पारामेडिकल काउंसिल का गठन हो चुका है। बिहार में लंबे समय से छात्रों की मांग है और लाखों छात्र इससे प्रभावित हैं। ये काउंसिल नहीं होने की वजह से बिहार के अभ्यर्थी जो हैं, पारामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी और राज्य में अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार के बच्चों को ये हुआ। उसके अलावा सरकार को ये तक नहीं पता है कि पारामेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेंड है। अगर ये जानकारी सरकार को होती तो कोरोना के टाइम पे इलाज में भी काफी सहूलियत होती। तीसरा जो इसका नुकसान है कि काउंसिल नहीं होने से सरकार जो है वो कोई भी बहाली आता है बिहार में तो बाहर के जो लोग आवेदन करते हैं उसमें तमाम तरह के फर्जी डिग्री भी आते हैं और इसके चलते बहालियां जो हैं वो लंबित हो जाती है। जैसे 2014 की जो बहाली आई 21 में जाकर के पूरी हुई। पूरक सवाल में पूरक पे मैं आ रहा हूं महोदय, मैं पूरक पे आ रहा हूं कि 2021 में भारत सरकार के एक गजट में ये आदेश जारी किया गया कि सभी राज्यों को पारामेडिकल काउंसिल गठित 6 महीना के भीतर करना है 21 में, और इसकी सूचना केंद्र को देना है। लेकिन उसके बावजूद बिहार में आखिर क्यों 6 महीना के भीतर गठित नहीं हुआ, ये मेरा पहला पूरक है। अब माननीय मंत्री जी की बात को सुनिए, उनके जवाब को सुनिए। माननीय मंत्री जी। नहीं, जवाब में तो स्पष्ट कर दिया गया है महोदय। वास्तुस्थिति यह है कि स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसका ड्राफ्ट पर वित्त तथा विधिक परामर्श प्राप्त है। प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त काउंसिल के गठन की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो की जा रही है महोदय। मैं कह रहा हूं कि 21 में गजट का ये हिस्सा बन के आया है और उससे पहले सारे राज्यों में लागू है, बना हुआ है। 21 के बाद आज 23 आ गया, 6 महीना के अंदर ही करना था। और इस जवाब में भी कोई समय सीमा नहीं दिया गया है। तो हम तो समय सीमा की एक मांग करते हैं सरकार से कि समय सीमा क्या हो सकता है। नहीं, आपके सवाल पर ये विभाग से हम लोगों को भी जानकारी हुई। यही विधानसभा का जो है फायदा होता है और इसमें साफ तौर पे उत्तर पे है कि इनकार नहीं किया जा रहा। इसकी कार्रवाई जो है गठन की ये करवाई जा रही, इसको हम लोग दिखवा करके समय सीमा के अंदर हम लोग करवा लें। प्रोसेस में है, आप स्थान ग्रहण करें। बस एक महोदय, बस एक समय सीमा मतलब मैं कर रहा था। दूसरा मैं सरकार से इसी में सजेशन देना चाहता हूं, जो गठन होगा कि उसमें जो पारामेडिकल स्टूडेंट्स के जो अलग अलग कैडर होते हैं उनके जो सदस्य हैं उनको भी सदस्य रखा जाए जैसे बाकी राज्यों में है। इसमें जो सुझाव होगा वो लिखित में हमको दे, उसको उपलब्ध रखा जाए ताकि ये ठीक तरीके से आपको लिखित में उपलब्ध करवा दीजिए। जो संभव होगा वो किया जाए। आप लिखित दे दीजिए माननीय मंत्री जी। इसमें महोदय अभी भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसलिए इसको जल्दी से जल्द सरकार संज्ञान ग्रहण कीजिए। श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, आपको तिवारी जी हुजूर पूरक पूछिए। अगर मैं पूरक पे ही आ रहा हूं, उत्तर मुझे प्राप्त हो गया है। पूछा जाए। बक्सर जिला में 2 अनुमंडल है हुजूर। 2 डॉक्टर एनेस्थीसिया के 2 डॉक्टरों की रखने की बात कही गई है हमारे इस प्रश्न के उत्तर में। 2 अनुमंडल है, डुमरा और बक्सर, और मरीजों का भारी दबाव रहता है दोनों अस्पतालों में। या एक्सीडेंटल मरीज हो या गर्भवती प्रसूति महिलाओं का मामला हो, और ये 2 डॉक्टर जो हैं बराबर उन अनुमंडल अस्पतालों में या राजकीय अस्पताल में नहीं रह पाते हैं, या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। एक का तो बराबर गायब रहना मतलब वाजिब है कि एक बराबर ही गायब रहते हैं। इसमें मरीजों को काफी कठिनाइयां होती है दोनों अस्पतालों में। तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि 2 और एनेस्थीसिया डॉक्टरों की वहां पदस्थापना कब तक कर देंगे माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 2 डॉक्टर ऑलरेडी हैं और उसके दौरान जो मुच्छर्क का कार्य जो है वो किया जाता है। तो अभी तक ऐसा कोई कठिनाई अभी तक वहां पाई नहीं गई। अगर जरूरत पड़ेगी तो उस पर हम लोग देखेंगे। हुजूर, ये कठिनाइयां वहां के स्थानीय पदाधिकारी नहीं बता पाते हैं और वो अपने कार्य को छुपाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र अगर बहाल कर देंगे 2 एनेस्थीसिया डॉक्टरों को तो हमारे दोनों अनुमंडल में
पर्याप्त संख्या हो जाएगी और मरीजों का जान बच जाएगा एक्सीडेंटल केसों में या गर्भवती महिलाओं का, तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा यथाशीघ्र वो 2 डॉक्टर की और पदस्थापना वहां कराने की कृपा प्रदान करें। माननीय मंत्री जी धन्यवाद। लेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप स्थान तो ले लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, पीड़ित परिवार थाने के अंदर बैठा रो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री सारे कागजात लिए और उन्होंने कहा कि मैं पता कर करके कार्रवाई करूंगा। एफआईआर में नाम नहीं होना, मंत्री को मंत्री पद का दुरुपयोग हो रहा है, उनको बर्खास्त कर करके एफआईआर तो प्रथम दृष्टया हो, उन पर कार्रवाई हो। और आज धमकी दिया गया है, सरकार इस पर जवाब दे कि क्या हुआ। 10 दिन से ज्यादा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हाँ हो तो गया, जवाब सरकार से दिलाइए ना, सरकार जवाब दे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने इसको पूर्व में उठाया था, आज सरकार उसको दिखलवा रही है और सरकार दिखलवा करके जो समुचित होगा वो कार्रवाई करेगी। आपने जो अभी सूचना दिया, मैं माननीय संसदीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आप अपने स्तर से इसको, सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, आप सूचना को ग्रहण कर लीजिए। मैंने कह दिया। बोलिए महोदय। मेरा आप शांति बनाए रखें। ये प्रश्नकाल चल रहा है नंदकिशोर बाबू। आपने अनुमति कैसे खड़ा हुआ? मैंने कह दिया कि सरकार सूचना ग्रहण करे, सरकार सूचना ग्रहण कर रही है। आपने मुझे अनुमति दी, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, बिना अनुमति के नहीं खड़ा हुआ महोदय। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। ये सवाल पहले भी सदन में उठा है और हम लोग बड़े प्रसन्न हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को बुलाया, बात किया, कागजात मांगा। महोदय, सामान्य परंपरा रही है, जिस बात का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं तो उसका क्या हुआ, यह सरकार कभी न कभी कहती है। आधी अभी कह देगी, यही मैं नहीं कह रहा हूं, कभी न कभी कहती है। तो सामान्य रूप से संसदीय कार्य मंत्री बताएं इस संबंध में कब सरकार अपना वक्तव्य देगी, इतना ही तो बात है। मैंने आसन से संसदीय कार्य मंत्री को मैंने कहा है कि आप सूचना ग्रहण कर लीजिए। मैंने कहा है। वक्तव्य कब देंगे महोदय? सूचना ग्रहण करने का विषय, कब वक्तव्य देंगे ये विषय है ना। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष के आसन पर भी रहे हैं महोदय, और बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली को हम सब लोगों ने पढ़ा है और माननीय नंदकिशोर बाबू भी पुराने सदस्य हैं सदन के महोदय। हमने देखा है अभी तक ये परंपरा नहीं रही महोदय कि किसी भी सवाल को माननीय नेता प्रतिपक्ष उठाए और किसी माननीय सदस्य ने उठाया और सदन से बहिर्गमन कर गए महोदय, आप फिर सदन में आकर वही सवाल उठा रहे महोदय। हमारी नियमापत्ति है महोदय, नियम का पालन होना चाहिए। ये सदन महोदय नियम और नियमावली से चलता महोदय, और इस तरह से अगर बार बार सदन शुरू होता है तब नेता प्रतिपक्ष उठ जाता है, सदन से बाहर चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो क्या सदन नियम से चलेगा अध्यक्ष महोदय, नियमावली से चलेगा कि दबाव से सदन चलेगा? ये विरोधी दल के लोगों के दबाव से सदन चलेगा? मैं सदन जानना चाहता है अध्यक्ष महोदय। सदन नियम और कानून से चलेगा, विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली से चलेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष बिना किसी कारण के सदन से बाहर चले गए और फिर बिना बुलाए ही वो सदन में आए हुए हैं, ये परिपाटी नहीं है। आप गए और आ भी गए, आपको बुलाया जाता तो आ जाते, अब नहीं लगाए।
अभी प्रश्नकाल है। श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल, हरिभूषण ठाकुर बचौल, श्रीमती मंजू अग्रवाल, ये देखिए शून्यकाल है, आपने कब पढ़ दिया। ये माननीय श्रवण कुमार जी ने आपको ये बतला भी दिया, आप इस शासन पर भी रहे हुए हैं। सरकार को मैंने कहा कि आपके सूचना को सरकार ग्रहण करे, और सरकार सूचना ग्रहण करती है। आप बैठिए, मुख्यमंत्री जी ने